जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हेवनली टूम्ब ओपन हो गई थी और सभी लोग उसमें एंटर करते हैं। हेवनली टूम्ब के अंदर चारों तरफ स्मोक फैला रहता है। शाओयान कहता है, अच्छा, ये है हेवनली टूम्ब। तभी शाओयान की नजर एनर्जी बॉडी पर पड़ती है। शाओयान कहता है, ये है एक एनर्जी बॉडी। तभी जूनर उसे बताती है, वे खुद को छिपाने के लिए स्मोक पर भरोसा कर सकते हैं। वे चुपचाप हमारे पास आएंगे और फिर अटैक करेंगे। जूनर मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली हिलाई और एनर्जी बॉडी अचानक फट जाती है। तभी एक लाइट क्रिस्टल अंगूठे के आकार का तेजी से जूनर की ओर बढ़ा और जूनर उसे पकड़ लेती है। जूनर ने शाओयान को बताया, ये एक एनर्जी क्रिस्टल है। इसमें प्योर एनर्जी भरी हुई है और ये अत्यंत न्यूट्रिशियस चीज है। शाओयान उस एनर्जी क्रिस्टल को देखता है जो एक्सट्रीमली रिच एनर्जी के साथ चमक रहा था। फिर जूनर शाओयान को एनर्जी क्रिस्टल के बारे में और ज्यादा जानकारी देती है। जूनर कहती है, नॉर्मली हेवनली टूम्ब के अंदर एनर्जी क्रिस्टल्स को 9 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। मेरे हाथ में जो एनर्जी क्रिस्टल है वो सिर्फ 2nd ग्रेड तक ही पहुंच पाया है। इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाईली ग्रेड एनर्जी क्रिस्टल्स तो हेवनली टूम्ब के 2nd लेवल या उससे भी गहरे हिस्सों में होते हैं। वेल शाओयान ब्रदर, आप पहले इसे ट्राई क्यों नहीं करते? इसे अपनी हथेली में पकड़िए और इसे एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी ची मेथड का यूज कीजिए। जूनर ने बोलते हुए अपनी उंगली हिलाई और उसने शाओयान की तरफ एनर्जी क्रिस्टल फेंका। शाओयान ने उत्सुकता से एनर्जी क्रिस्टल को रिसीव किया। उसके बाद उसने वही किया जो जूनर ने कहा था। उसने एनर्जी क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी ची मेथड को सर्कुलेट किया। फ्लेम मंत्र के सर्कुलेट होने के बाद शाओयान को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। वो एनर्जी कोर से फ्लड जैसे गर्म और प्योर एनर्जी की वेव्स को महसूस करके हैरान रह गया। इसके बाद वो एनर्जी पूरे शाओयान के बॉडी में फैल गई। वो खुश था क्योंकि उसे इस एनर्जी को रिफाइन करने की बहुत कम जरूरत थी। उसे बस इसे अपनी वेन्स में सर्कुलेट करना था और एनर्जी उसके ऑर्गन्स और बोन्स में जमा होने लगी। आखिरकार ये उसकी मसल्स, बोन्स और सेल्स के अंदर तक पहुंच गई। जिस तरह से ये अंदर गया, उससे शाओयान को अपने बॉडी के अंदर धीरे धीरे मजबूत होती हुई एनर्जी का एहसास हुआ। शाओयान मन ही मन कहता है, ये कितनी रहस्यमयी चीज है। इसे नॉर्मल मेडिसिनल पिल्स की तुलना में एब्जॉर्ब करना और भी इजी है। नो वंडर कि गू क्लैन, हन क्लैन भी इसे इतना हाई रिस्पेक्ट देते हैं। ये सच में एक मिस्टीरियस ट्रेजर है। शाओयान ने अपने हाथ खोले जब एनर्जी का आखिरी हिस्सा उसके बॉडी में चला गया और एनर्जी क्रिस्टल पूरी तरह डस्ट में बदल गया था। उसके फेस पर सरप्राइज की एक्सप्रेशन आ गई थी। शाओयान सोचने लगता है कि ऐसी एनर्जी क्रिस्टल और मिल जाए तो उसके लिए 4 महीने के अंदर 6 स्टार दोजून बनना इम्पॉसिबल नहीं होता। शूनर ने जब शाओयान के चेहरे पर सरप्राइज देखा तो वो स्माइल करने लगी। उसने शाओयान से कहा, शाओयान ब्रदर, चलो क्यों ना हम कोई गेम खेलें। इन 3 सालों में कौन ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल कलेक्ट करता है? शाओयान मुस्कुराया। वो बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि इन 3 सालों में वो कितना स्ट्रांग बन सकता है। पर उन दोनों ने कुछ ही मंथ्स में बहुत सारी एनर्जी बॉडीज से एनर्जी क्रिस्टल एब्जॉर्ब किया है। शूनर शाओयान से कहती है कि शाओयान ब्रदर, आप अभी 5th स्टार के पीक पर हैं और जल्दी ही 6 स्टार तक पहुंचने वाले हैं। मेरा सजेशन है कि आप 2nd लेवल में जाने से पहले ही ब्रेक थ्रू कर लें, वरना आपके बॉडी के अंदर का 2 चीज स्टेबल नहीं रहेगा अगर वो पूरी तरह से भरा हुआ हो। इसके अलावा 2nd लेवल पहले से ज्यादा डेंजरस है। कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि वहां लेवल अप करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। शाओयान ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए पॉज किया। आखिरकार उसने सिर हिलाया। हेवनली टूम्ब में 4 महीने की ट्रेनिंग और हजारों एनर्जी कोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बॉडी में 2 ची पूरी तरह से भरा हुआ था। वह किसी भी मोमेंट में 6 स्टार तक पहुंच सकता था, लेकिन जब कोई व्यक्ति ब्रेक थ्रू करता है तो उसका ऑरा अनस्टेबल हो जाता है और ऐसी जगह पर रहना सही नहीं होता। शाओयान समझ जाता है
कि शूनर बिल्कुल सही कह रही है। शाओयान मन ही मन सोचता है, दोज उन क्लास में लेवल्स के बीच एडवांस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इन 4 महीनों में जो एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब की है वो ऐसी है जो मैं आउटसाइड वर्ल्ड में 1 साल की मेहनत के बाद भी नहीं पा सकता था। ये एनर्जी मुश्किल से ब्रेक थ्रू के लिए इनफ हुई है। मुझे वंडर हो रहा है कि 6 स्टार से 7 स्टार तक पहुंचने के लिए कितनी टेरिफाइंग एनर्जी चाहिए होगी। शाओयान फिर शूनर से कहता है, उस केस में मुझे फिर से तुमसे मेरी प्रोटेक्शन के लिए कहना पड़ेगा। शूनर मुस्कुराई और सिर हिलाया। शाओयान फिर एक बड़े से रॉक के ऊपर जंप किया। इसके बाद वो तेजी से बैठ गया और अपनी ट्रेनिंग पोजीशन में आ गया। उसके बॉडी से धीरे धीरे दो ची का एक क्लस्टर निकलने लगा, जिसने आसपास के 100 मीटर के एरिया को कवर कर लिया। शाओयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ब्रेक थ्रू की कोशिश करने लगा। उसी समय सुनेर के पैर जमीन पर दबे और उसका बॉडी भी एक बड़ी रॉक पर जाकर गिरा। उसकी आंखें बंद थीं और अपने चारों तरफ दूर दूर जो कुछ हो रहा था वो सब सेंस करने लगी। लगभग 2 घंटे के साइलेंस के बाद अचानक एक अंधकारमयी और ठंडी हवा चलने लगी। बड़ी चट्टान पर बैठी सुनेर ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जब वो काली और ठंडी हवा बहने लगी, उसने उत्तर दिशा की ओर, आसमान की ओर देखा। उसका चेहरा आइस की तरह ठंडा था। वो एक उदासीन स्वर में बोली, जब तुम यहां हो तो फिर छिपने की क्या आवश्यकता है। तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाज आती है। तुम वास्तव में गु वंश की डिवाइन ब्लड लाइन की अधिकारी हो। तभी दूर आसमान में हलचल होने लगी। फिर 2 काले वस्त्र पहने आकृतियां धीरे धीरे हवा में कदम रखती हुई आगे बढ़ीं। उनके चारों ओर एक गहरा और घना ऑरा फैल गया। ये दोनों हुन कबीले से, हुन या और हुनली था। तभी हुन या हुनली से कहता, जाओ और शाओयान को मार दो, मैं इसे रोक लूंगा। जैसे ही सुनेर ने हुनिया की आवाज सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसका ग्रेसफुल रूप एकदम चमक उठा और वो तेजी से शाओयान की ओर दौड़ी। लेकिन वो अभी बहुत दूर नहीं पहुंची थी कि पीछे से एक तेज हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। असंख्य तीखी ब्लैक चेन्स तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। इन चेन्स में इतनी ताकत थी कि वे आसानी से एक एलीट दोजुन को मार सकती थीं। जब इतनी सारी चेन्स एक साथ आगे बढ़ीं, तो जुनेर चाहकर भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। तभी सुनेर गुस्से से कहती है, हुनिया, यदि तुमने उसे चोट पहुंचाने का साहस किया तो मैं तुम्हारी यहीं पर कब्र खोद दूंगी। हुनिया के टेरिफाइंग अटैक के सामने सुनेर केवल अपनी बॉडी घुमा सकी। एक गोल्डन फ्लेम उससे अलग हो गई और क्लिंग क्लिंग की आवाजों के साथ वे चेन्स टूट गईं। ये लड़की कितनी जबरदस्त पावर रखती है। ये लड़की कितनी जबरदस्त पावर रखती है। यदि ये सीधी लड़ाई होती तो मैं इसका सामना नहीं कर सकता था। हुनिया की एक्सप्रेशन बदल गई जब उसने देखा कि काली चेन्स पल भर में नष्ट हो गईं। उसने अपनी नजरें घुमाईं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अब हुनली तेजी से उस चट्टान की ओर दौड़ा जहां जियाओयान इस समय ट्रेनिंग कर रहा था। हुनली की चाल जूनर ने तुरंत भांप ली। उसकी आंखों से एक भयंकर किलर ऑरा फूटी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और एक गोल्डन लॉन्ग स्पीयर, जिसमें एक अत्यंत भयानक एनर्जी थी, अचानक प्रकट हुआ। उसने वो भाला सीधा हुनिया की ओर फेंक दिया। लेकिन जूनर के उस क्रूर हमले का सामना करते हुए भी हुनिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा हो। उसकी मुट्ठी जो कोल्ड फॉग से ढकी हुई थी, बिना किसी हेजिटेशन के जियाओयान के सिर की ओर तेजी से गिर पड़ी। जैसी वो उसकी जान लेकर ही मानेगा
चाहे इसके बदले जूनर के द्वारा गंभीर रूप से घायल ही क्यों ना हो जाए। ये दृश्य देखकर जूनर के चेहरे पर भी एकाएक पीलापन छा गया। उसकी आंखों की गहराई से एक हड्डियां कंपा देने वाला मैडनेस फूट पड़ा। जब ये पागलपन जूनर की आंखों की गहराई से उभरा तो जियाओ यान, जो बड़ी चट्टान पर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसका दाहिना हाथ हुन ली की ओर, जो बिजली की गति से बहुत करीब था, जोर से टकराया। ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम। जैसे ही हथेली को बाहर फेंका गया, एक गहरा काला और डरावना लाइट फील्ड बिजली की तरह चारों ओर फैलने लगा। इस समय अब तक क्रूर दिखने वाले हुनली की आंखों में आखिरकार डर की झलक दिखाई दी। अचानक हवा चली और उसने हुनली के शरीर को जोर से झटका दिया। ये ताकत इतनी तेज थी कि उसका शरीर थोड़ा हिल गया। अटैक उसके सिर पर नहीं बल्कि कंधे पर हुआ। एक गोल्डन स्पीयर बेहद क्रूरता से हुनली के कंधे में धंस गया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वो सीधे उसके अंदर घुस गया। हुनली का शरीर हवा में उड़ गया और जोर से जमीन में जा गिरा। जहां जमीन टूटी थी, वहां से एक डरावनी हवा उठने लगी। एक काली आकृति चमकी और गोस्ट की तरह वहां आई। या जब हुनया ने हुनली के कंधे पर एक बड़ा घाव था जो किसी मुंह की तरह दिख रहा था और जिससे उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। हुनया ने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसका बायां हाथ पूरी तरह काट डाला। ताजा खून बह रहा था और वो जगह पूरी तरह से गोल्डन फ्लेम में जल रही थी। अगर हुनली ने उसे अपने पास रखा होता तो वो हिस्सा पूरी तरह राख में बदल जाता, लेकिन हुनली बहुत ताकतवर था। जब हुनया ने जोर से उसका हाथ काटा तब भी उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस अपने दांत भींच लिए। हुनया ने हुनली को पकड़ा जो अब मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने स्याओया और जूनर की तरफ क्रोध से देखा, बोला, स्याओया, ये कर्ज इतनी आसानी से नहीं चुकाया जाएगा। तुम लोग जाना चाहते हो। जूनर ने उसे देखा और जोर से हंसी। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी हुनया के शरीर से घना काला फॉग निकलने लगा। अनगिनत डरावने स्पिरिट फॉर्म्स हर दिशा में फैल गए और क्रूरता से जूनर की तरफ दौड़ पड़े। एटलीस्ट वे सभी थोड़ी दूर पहुंचने से पहले ही एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फट गए। वो सारी आत्माएं खुद को नष्ट कर चुकी थीं। उस डरावनी हवा की लहर ने जूनर को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने हाथ घुमाकर अपने शरीर को थोड़ा पीछे खींचा। गोल्डन फ्लेम्स बाहर निकली और उस काले कोहरे को जलाकर राख कर दिया, लेकिन हुनया और हुनली अब उस काले कोहरे में कहीं नहीं थे। ये लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं। जूनर ने भौहें चढ़ाईं और फिर एनर्जी लाइट स्क्रीन की तरफ देखा जो दूसरे लेवल तक जाने का रास्ता था। उस पार दो आकृतियां हल्की सी चमकी और फिर पर्दे में समा गईं। ये दोनों स्पष्ट रूप से हुनया और हुनली थे। जूनर ने एनर्जी स्क्रीन से अपनी नजर हटाई और स्याओया की तरफ देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा पीला हो गया था। वो जल्दी से उसके पास आई और पूछा, स्याओया ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? स्याओया जूनर से कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी अभी घायल हुआ हूं और मेरे शरीर के अंदर की दो की अभी भी थोड़ी अनस्टेबल है। उस तियान प्लास 2 स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से एक रिएक्शन हुई। मुझे थोड़ा रेस्ट करना होगा, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, स्याओया ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।